नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले। पीएमसी बैंक घोटाला सितंबर 2019 में उजागर हुआ था, जिसके बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक के लेन देन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसके चलते पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और जिसके विरोध में उन्होंने बैंक के सामने प्रदर्शन भी किया था। रिजर्व बैंक ने यह रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई थी क्योंकि पीएमसी बैंक घोटाले में बैंक के मैनेजमेंट ने सभी नियमों की परवाह न करते हुए 6,500 करोड़ रुपए का लोन सिर्फ एक ही कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दिया, जो कि बैंक के टोटल कैपिटल का 73% होता है। तो चलिए जानते हैं कि पीएमसी बैंक घोटाला क्या है और इस पर हम शुरुआत से बात करते हैं। पीएमसी बैंक घोटाला सितंबर 2019 में उजागर होता है और उजागर होते ही आरबीआई ने पीएमसी बैंक के लेन देन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और साथ ही मुंबई पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई, जिस पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। पीएमसी बैंक घोटाले की इन्वेस्टिगेशन कर रही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का कहना था कि पीएमसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस की लीडरशिप में बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक मैनेजमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL को फंड दिलाने के लिए हजारों डमी अकाउंट खोले और यह खेल करीबन 10 साल से चला आ रहा था। पीएमसी बैंक घोटाले की शुरुआती जांच में पता चलता है कि जॉय थॉमस और मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर 4,226 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही कंपनी HDIL को दिए थे, जो कि बैंक के टोटल कैपिटल का 73% था। लेकिन जैसे जैसे मुंबई की EOW इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो बाद में पता चलता है कि यह घोटाला 4,226 करोड़ का नहीं बल्कि 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। EOW की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पीएमसी बैंक को कर्ज में डुबाने वाले 44 बड़े बैंक अकाउंट होते हैं, जिसमें 10 बैंक अकाउंट HDIL और उसके मालिक सारंग वाधवा और राकेश वाधवा के नाम से जुड़े हुए होते हैं। इन 10 अकाउंट में से एक अकाउंट सारंग वाधवा और दूसरा अकाउंट राकेश वाधवा के नाम पर होता है और इसके अलावा एक अकाउंट HDIL कंपनी के नाम पर भी होता है और साथ ही बाकी 7 अकाउंट HDIL ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। इन 7 कंपनियों में से 5 का ऑफिस एक ही एड्रेस पर होता है और यह एड्रेस मुंबई के बांद्रा ईस्ट में स्थित स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी की बिल्डिंग का होता है, जो कि वाधवा फैमिली की कंस्ट्रक्शन कंपनी स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट की होती है। 5 कंपनियां एक ही एड्रेस पर होने के बावजूद भी पीएमसी बैंक इन कंपनियों को बड़े लोन देता है। इन 10 अकाउंट के अलावा बाकी के बचे हुए 34 बैंक अकाउंट पर भी EOW को शक था कि यह भी HDIL और वाधवा फैमिली से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि जब पीएमसी बैंक द्वारा इन अकाउंट पर लोन ट्रांसफर किया गया था तो इन 34 बैंक को दिया गया लोन बाद में HDIL और वाधवा फैमिली से जुड़े हुए खातों में ट्रांसफर किया जाता है, जिस कारण EOW को वाधवा फैमिली और HDIL पर शक होता है। इसके बेसिस पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग HDIL के डायरेक्टर सारंग वाधवा और राकेश वाधवा को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन दोनों भाइयों द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जाता है, जिसके चलते इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और इसके साथ ही EOW HDIL की 3,500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर लेती है। जैसे ही पीएमसी बैंक घोटाले की बात पूरे देश भर में फैल जाती है तो पीएमसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस इस घोटाले की बात सुनकर फरार हो जाते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस उनको ढूंढ निकालती है और अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके अलावा मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की एफआईआर के आधार पर ईडी भी इसकी तहकीकात करती है और 6 अलग अलग जगहों पर छापे मारती है। इसके साथ ही पीएमसी बैंक के पुराने चेयरमैन और HDIL के प्रमोटरों से भी संबंधित ठिकानों पर ईडी द्वारा छापा मारा जाता है। इस घोटाले में एक और मुख्य आरोपी दलजीत सिंह भी घोटाले की बात सुनकर फरार हो जाते हैं, जिन्हें फरवरी 2022 में नेपाल भागते समय बिहार के रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग के अधिकारी दलजीत को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में दलजीत बताते हैं कि वह देश छोड़कर नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में था। साल 2019 में जब पीएमसी बैंक घोटाला उजागर होता है तो सितंबर 2019 में आरबीआई द्वारा पीएमसी बैंक पर अनेक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और इसके साथ ही आरबीआई पीएमसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी को भी भंग करता है और उसे रेगुलेटरी सुपरविजन में डाल देता है। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स पर भी अनेक प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, जैसे कि उनके विड्रॉल लिमिट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है
और वह केवल 1000 रुपये ही 6 महीने में निकाल सकते थे, जिस पर खाताधारक काफ़ी नाराज़ होते हैं और वह पीएमसी बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर आरबीआई विड्रॉल लिमिट को चेंज करता है और उसे 10,000 रुपये कर देता है और इसके बाद उसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाता है और बाद में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाता है और इसके बाद 50,000 रुपये की विड्रॉल लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक की विड्रॉल लिमिट तय की जाती है और यह विड्रॉल लिमिट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए तय की जाती है। दोस्तों, ये तो था पीएमसी बैंक घोटाला, जिसने देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसमें 6,500 करोड़ रुपए से भी अधिक का देश को नुकसान हुआ। तो अब सवाल यह उठता है कि यह घोटाला टाला जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये घोटाला टाला जा सकता था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले की जानकारी सार्वजनिक होने से 8 साल पहले 28 जनवरी 2011 को एक विसल ब्लोअर ने बैंक में हो रही जालसाजी के बारे में आरबीआई को लेटर लिखकर आगाह किया था। पीएमसी बैंक के एक अधिकारी ने 28 जनवरी 2011 को एक लेटर लिखकर बैंक में हो रही गड़बड़ियों के बारे में आरबीआई को बताया था, जिसमें विसल ब्लोअर ने आरबीआई को पीएमसी बैंक का एसडीआईएल और एसडीएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ डीलिंग में हो रही जालसाजियों के बारे में बताया था, जिस पर आरबीआई ने इस लेटर को कंसिडर किया और 7 मार्च 2011 को इस मामले की जांच करवाने के लिए पीएमसी बैंक के सीईओ जॉय थॉमस को आदेश दिया। लेकिन यह घोटाला उस वक्त सामने नहीं आया, क्योंकि आरबीआई ने जिस व्यक्ति को इसकी जांच का जिम्मा दिया था वह खुद घोटालेबाजों के साथ मिला हुआ था। तो बात करते हैं पीएमसी बैंक घोटाले पर अब तक के क्या अपडेट्स हैं। जुलाई 2022 के हिसाब से मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पीएमसी बैंक घोटाले में 15 स्टाफ मेंबर सहित अब तक 44 आरोपियों के खिलाफ जल्द ही आरोप तय होने की उम्मीद जताई है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जिन 15 स्टाफ मेंबर को गिरफ्तार किया था उनमें विसल ब्लोअर मनबीर सिंह भी शामिल हैं और इन सभी पर धोखाधड़ी का समर्थन करने और उसे बढ़ावा देने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। अब बात करें पीएमसी बैंक घोटाले की, तो यह सितंबर 2019 में उजागर हो गया था और अगस्त 2022 तक अभी भी इसमें सिर्फ आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह केस बहुत ही लंबा खींचने वाला है। तो आपकी इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।